सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएवी पब्लिक स्कूल 36 जोन एच का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाने, तो आप बोले और हम ना बनाए, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक टेस्ट 3 2023-24 का, जो कि हम लोग आंसर के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है सिर्फ 50 लाइक्स, क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग पूरा कर दोगे। तो यार लाइक एम बहुत ही छोटा है, आप लोग जरूर से पूरा करना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ना यहाँ पर जो ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या आता है, राइट। तो इसका ऐसा यूनिट जिस तरह हम लोग का टाइम का सेकंड होता है, लेंथ का मीटर होता है, उसी तरह प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हम लोग का पास्कल होता है, PSCAL पास्कल, जिसको कि हम लोग PA से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, PA इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, बड़ा P और छोटा है, ये हम लोग का प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर। नो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मेन काउज क्या होता है, आखिर फ्रिक्शन पैदा क्यों होता है। फ्रिक्शन को अगर हम लोग हिंदी में बोले जो रगड़ पैदा होती है, आखिर वो होता ही क्यों है। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ फ्रिक्शन, 1 ही मार्क्स का है, तो चलिए इसका आंसर देख। नो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 2 का आंसर क्या है, फ्रिक्शन इज काउज, आखिर फ्रिक्शन क्यों होता है। तो फ्रिक्शन इज काउज बाय द इरेगुलरिटीज दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो देखो अगर ये हम लोग का पहला सरफेस है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है और दूसरा यहाँ पर दूसरा सरफेस आता है। ठीक है, अब दूसरे सरफेस के बीच में यहाँ पर एक लॉक बन जाता है, राइट। ये हम लोग का पहला सरफेस है। अब देखो कोई भी सरफेस अगर आपको प्लेन दिख रहा है, उसमें हल्का सा इरेगुलरिटीज मीन्स उसमें एकदम प्लेन नहीं होता है। ठीक है, उसमें हल्का फुल्का दरार होता है या फिर कह लो वो रफ होता है थोड़ा, राइट। ये रफनेस की वजह से ही फ्रिक्शन पैदा होता है, जिस तरह मैं आपको इस डायग्राम में समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है दो यहाँ पर अलग अलग बॉडीज है। ठीक है, और दोनों का जो है थोड़ा थोड़ा रफनेस तो होगा ही। आप चाहे उसको जितना भी प्लेन मारो, जिस तरह आप एक पेपर है, पेपर आपको एकदम प्लेन दिखता होगा, बट उसमें भी हल्का फल्का इरेगुलरिटीज मीन्स रफ सरफेस तो है ही है। अब दोनों का रफ सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में जब आता है तो इरेगुलरिटीज पैदा हो जाता है और दोनों सरफेस आपस में लॉक हो जाता है, जिस वजह से फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो ये हम लोग का दूसरा का आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोला नेम द हार्मोन विच कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टैडपोल टू एडल्ट। मीन्स हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसफॉर्मेशन टैडपोल से एडल्ट के लिए। इस हार्मोन का नाम है थायराइड हार्मोन। मैं यहाँ पर बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थायराइड हार्मोन। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 का आंसर, थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे इसको हमें इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यहाँ पर नेम एनी 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। मीन्स हमें वो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट उनकी स्ट्रिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से, उसके हमें नाम बताने हैं। तो इसमें आपको 2 बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपका गिटार हो जाएगा, ठीक है, और सितार हो जाएगा। गिटार और सितार हो जाएगा आपका, ये 2 आंसर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पर व्हाई शुड एडोलेसेंस मेंटेन, मीन्स यहाँ पर बोला है क्यों आखिर एडोलेसेंस मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो आखिर जो एडोलेसेंस एज में जो चाइल्ड होते हैं उन्हें पर्सनल हाइजीन क्यों मेंटेन करनी चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो आंसर क्या है, स्वेट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में जो होता है स्वेट ग्लैंड जो होता है काफी ज्यादा एक्टिव होता है, जो कि स्वेटिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है द हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन मेक इट इवन वर्स। यहाँ पर प्यूबिक होगा, ठीक है, पब्लिक नहीं होगा। एंड यू मस्ट मेंटेन क्लीननेस बाय प्रॉपर। अब देखो यहाँ पर बताया क्यों जरूरी है, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे देख लो। यहाँ पर कैसे बोल रहा है, हैंड्स यू मस्ट मेंटेन क्लीननेस बाय प्रॉपर हैंड वॉशिंग, रेगुलर बाथिंग, वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स। मीन्स आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग तो करना ही चाहिए, आपको बाथिंग भी डेली करना चाहिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको एडोलेसेंस पे बाथिंग करनी चाहिए, नहाना चाहिए, और आयरनिंग ऑफ क्लॉथ मीन्स आयरन करके क्लॉथ को पहनना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 6 क्या बोला, क्वेश्चन में 6 बोला है कि व्हाट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। तो हम लोग को सबसे पहले बताना है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, दूसरा उसमें बताना है उसका 2 एप्लीकेशन। ये भी टोटल 2 मार्क्स का है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, तो देखो इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखो साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। मीन्स वैसा साउंड जो कि हम लोग का ईयर को नहीं, ईयर को सुनाई नहीं दे सकता है। मीन्स हायर देन, लोअर नहीं, ऐसा साउंड जो कि हम लोग का फ्रीक्वेंसी से अबव होता है, हम लोग का ईयर के फ्रीक्वेंसी से अबव होता है, वैसा साउंड वेव्स को हम लोग कहेंगे अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हो, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी साउंड भी कह सकते हो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो ऑडिबल हियरिंग साउंड होता है, मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स 20,000 किलो हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम लोग का जो ऑडिबल साउंड होता है वो होता है 20 HZ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं HZ से। ठीक है, हर्ट्ज से, और इससे अप टू होता है हम लोग का यहाँ पर हम मैं लिख रहा हूँ 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हम लोग का 20 किलो हर्ट्ज़ और 20 हर्ट्ज़ इसी के बीच में जो होता है हम लोगों का ऑडिबल साउंड, हियरिंग साउंड जो होता है हम लोगों का इसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस फ्रीक्वेंसी से अगर अबव साउंड आएगा तो हम लोग का कान उसको नहीं सुन पाएगा, ठीक है। और इस 20 हर्ट्ज़ से अगर हम लोग का कम भी आएगा, अगर 20 हर्ट्ज़ से अगर हम लोग का कम आ गया, तब भी हम लोग का नहीं सुन पाएगा। तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं बोलते, उसको हम लोग इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पर नहीं देखना है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली बताना था कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि अगर हम लोग का 20 हर्ट्ज़ से कम आता है फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंफ्रासाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा था 2 एप्लीकेशन बताने हैं, तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला देखो क्या, अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन सर्जरी टू रिमूव कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। सबके घर में होता ही होता है, तो भगवान ना करे आपके घर में हो, बट यहाँ पर देखो अल्ट्रासाउंड का यूज़ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सर्जरी में यूज़ किया जाता है कैटरैक्ट को रिमूव करने में, ठीक है। कैटरैक्ट में क्या होता है, आई लेंस के ऊपर एक ओपेक सा एक प्रोटीन लेयर जमा हो जाता है, ठीक है। उसको हटाने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। दूसरा सेम वही है कि किडनी टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन इन द फाइन ग्रेन्स, ठीक है। इन किडनी यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो किडनी में यूज़ किया जाता है, किडनी के अंदर जो पत्थर हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो उसको जो होता है तोड़ने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, उसको फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि ब्रेक कर देता है ऐसे फाइन पार्टिकल्स में स्टोर, ठीक है। तो किडनी के अंदर पत्थर हो जाता है, जिसको इसको फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने में जो यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो रहा है। अगर आप उसको नॉर्मल हर्ट्ज़ में बोलोगे तो वो 20,000 हर्ट्ज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 एप्लीकेशन। सबसे पहला इसको हम लोग कैटरैक्ट को रिमूव करने में करते हैं, और दूसरा जो है हम लोग किडनी में इसको क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स स्टोन जो हो जाता है उसको फाइन पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जो कि हम लोग का बाद में यूरिन के द्वारा निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 2 एप्लीकेशन, तो आप इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम लोग का 7 क्या बोला, क्वेश्चन में 7 बोला व्हाई इट इज इजियर टू राइट विद अ बॉल पेन एज कंपेयर टू अ फाउंटेन पेन। क्यों आसान होता है लिखना बॉल पेन से एज कंपेयर टू फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में ऐसा क्या हो जाता है जो कि बॉल पेन में नहीं होता है, ठीक है। दोनों में भेदभाव की होता है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जनरली हम लोग का फाउंटेन पेन में ऐसा क्या नहीं होता है जो कि बॉल पेन में होता है, जिस वजह से आसान हो जाता है बॉल पेन से लिखना। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, राइटिंग विथ अ बॉल पेन इज ऑफ्टन अ स्मूथ एक्सपीरियंस, द constituent ink flow ensure there are no interruption which not only makes handwriting look neater but also reduce the friction and make better to use। सो आखिर बॉल पेन ऐसा क्या करता है, आखिर वो देखो करता क्या है, बॉल पेन जो है इंक जो होता है कंटिन्यूसली रिलीज करते रहता है, जिस वजह से इंटरप्शन जो होता है मीन्स फ्रिक्शन जो होता है इंटरप्शन की वजह से जनरेट होता है, मीन्स रफनेस की वजह से जनरेट होता है, जो कि बॉल पेन हटा देता है। कैसे, तो कंटिन्यूसली इंक वो फ्लो कराते रहता है, ठीक है। जिस वजह से ना ही हैंडराइटिंग अच्छा होता है, और क्या हो जाता है कि आपका फ्रिक्शन जो होता है वो भी कम हो जाता है, और एक्सपीरियंस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बॉल पेन से लिखते हो तो काफ़ी जगह स्मूथ हैंडराइटिंग लिखा आता है। अगर आप हम लोग फाउंटेन पेन से लिखोगे तो घर 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 खड़ 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 आवाज़ आता है, ठीक है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख के देखना, ठीक है, आएगा जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पर देखो हम लोग को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में 8 क्या बोला है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर मीटर। हमको प्रेशर को डिटरमाइन करना है, ठीक है। जब फोर्स लगता है 200 न्यूटन का एरिया 20 स्क्वायर मीटर पे, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में 8 हम लोग को क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हम लोग को प्रेशर पूछा है, जबकि हम लोग को फोर्स और एरिया गिवन है। तो इससे हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कि आखिर प्रेशर कितना होगा। तो देखो अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, अगर हम लोग को प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फोर्स को एरिया से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर फोर्स हम लोग का 200 न्यूटन दे रखा है और एरिया हम लोग का 20 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग का 10। इसको कटा लो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 10। तो ये 10 किसी में आएगा, पास्कल में आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 10 पास्कल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 10 पीए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का 10 पीए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 क्या बोला है, क्वेश्चन 9 यहाँ पर बोला है इज देयर अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन एंड आयरन रेल्स। मीन्स यहाँ पर क्या आखिर कोई फ्रिक्शन होता है इसके बीच में, मूविंग ट्रेन और उसका जो पटरी होता है उसको यहाँ पर आयरन रेल से बोला है, ठीक है। अगर हाँ, इफ यस नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, हमको फ्रिक्शन का टाइप भी बताना है, ठीक है। और उसके बाद बोला है इफ एन एयर कुशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द व्हील एंड द रेल्स, मीन्स उस पटरी और उस ट्रेन के जो पहिया है उसके बीच में अगर हम लोग एक कुशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा, व्हाट इफेक्ट इट हैव ऑन द फ्रिक्शन। तो आखिर फ्रिक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स का नहीं है इस बार, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इरेज कर देते हैं, यहाँ पर देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सो देखो यहाँ पर जो है मैं आपको आंसर एकदम छोटा में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किसके बीच में, हम लोग का जो ट्रेन है उसका पहिया, हम लोग का नहीं, जो ट्रेन है उसका जो पहिया है, और जो हम लोग का पटरी है, फिर से हम लोग का नहीं मीन जो पटरी है उसका और ट्रेन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा ऑफकोर्स,
क्रॉस रोलिंग फ्रिक्शन होगा, क्यों? क्योंकि एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का बॉडी क्या है? पटरी, और उसके ऊपर क्या रोल कर रहा है? व्हील्स। तो हम लोग का पहला का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा का अब देखो, इसको आप लोग बड़ा करके लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में आधा है तो क्वेश्चन आधा छपना, आधा आंसर लिखना है, ठीक है? मैं आपको छोटा आंसर जो वही दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 3 मार्क्स का है तो बड़ा करके लिखना होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अगर एयर कुशन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो, इफ एन एयर कुशन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द व्हील्स एंड द रेल्स, रेल्स मीन्स यहाँ पर पटरी, द फ्रिक्शन विल डिक्रीज। मीन्स अगर हम लोग कुशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक कुशन क्या करता है? फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, क्योंकि उसके अंदर एयर भरा होता है, ठीक है? अगर आप कहीं से भी जिस तरह ऊपर से कूदते हो, ठीक है, मिट्टी पे कूदो या फिर कुशन पे कूदो, तो कम चोट लगता है, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और रगर जो होता है वो पैदा नहीं होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रोनियम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं क्रोनियम का, तो उसका 2 एडवांटेजेस बताना है। ये पहला क्वेश्चन है 10 का। ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर बोला है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलईडी। एलईडी का आखिर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका 2 एडवांटेजेस बताना है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सबसे पहला है कि आखिर क्रोनियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, इसका आंसर देख लो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ देखो, इंक्रीज द हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सर्फेस। देखो क्रोनियम का प्लेटिंग करने से क्या होता है? आपका सबसे पहले हार्डनेस बढ़ जाएगा, ठीक है? और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है? ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो है क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक है? हार्डनेस मीन्स अगर वो पहले से हार्ड है, देखो ऐसे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है हार्ड होता है, फिर भी उसका हार्डनेस और बढ़ जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी मीन्स उसका फाइट करने का जो क्षमता है, ठीक है, कोरिजन से वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? वही है, प्रिवेंट कोरिजन एंड इवन मेक इट ईजियर टू क्लीन। अब इसको दूसरा यहाँ पर देखो वही है कि इसको कोरिजन से बचाता है, ठीक है, जंग लगने से बचाता है। एंड इवन मेक इट ईजियर टू क्लीन, और क्लीन करना भी इसको आसान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो होता है परत जो होता है ऊपरी परत, तो वो चिकना हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना आसान हो जाता है। तो देखो ये होगा हम लोग का पहला आंसर। हम लोग का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि आखिर एलईडीज को ही क्यों यूज़ किया जाता है, उसका दो हम लोग को एडवांटेजेस बताना है। बल्ब तो मार्केट में कई सारा यूज़ आता है, ठीक है, फिर भी एलईडी को ही आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। पहले देखो पीला कलर का एक बल्ब जलता था, अब वो एकदम खत्म हो गया फिलामेंट वाला, एलईडी ही चारों ओर है। तो आखिर क्या इसका एडवांटेजेस होगा, तभी तो उसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर पहला एडवांटेजेस है, एलईडीज कंज्यूम लेस पावर। वो कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है? एंड दे रिक्वायर लो ऑपरेशनल वोल्टेज। मीन्स जो है वहाँ पर देखो इसका दो, यहाँ पर पहला में ही दो यहाँ पर दो एडवांटेजेस दे रखा है, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला पावर जो है उसका लेस कंज्यूम होता है। मीन्स पावर क्या? काम करने का क्षमता, आप कितना कोई भी चीज़ को कितना जल्दी कर पा रहे हो, वो आपका पावर को डिनोट करता है। अगर आप 1 सेकंड में 10 किलो का वज़न उठा पा रहे हो, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, तो आपका पावर ज़्यादा होगा। वही दूसरा आदमी 20 सेकंड में वो काम कर रहा है, तो उसका पावर कम होगा। तो ये पावर होता है, ठीक है? पावर को वाट में नापा जाता है। ऊपर से इसका जो वोल्टेज कंज़प्शन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से एलईडीज़ को यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पर बोला है, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड एनर्जी सेविंग। तो दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट वाला बल्ब। और दूसरा जो होता है एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सेव करता है, क्योंकि ये पावर कम कंज्यूम करता है। तो ये दो एडवांटेजेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 11 क्या बोला है, मेंशन 3 प्रिकॉशन दैट यू विल टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस। तो हम लोग को 3 प्रिकॉशंस बताने हैं जो कि आप लोग लोगे अगर अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है आपके घर के अंदर, बाहर नहीं अंदर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, इफ यू आर इनसाइड द होम देन, तो क्या करना है, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर भूकंप आ जाता है तो आपको शेल्टर घर ले लेना है। घर मतलब एक टेम्पोररी शेल्टर ले लेना है। किसके नीचे? किसके नीचे? एक टेबल के नीचे, या फिर अब अगर आपके बेड है तो बेड के नीचे जगह स्पेस है तो उसके नीचे आपको शेल्टर लेना है। कब तक? जब तक शेकिंग स्टॉप्स नहीं हो जाता है, ठीक है? मीन्स जो भूकंप है वो क्या करता है आखिर, एक्चुअली क्या करता है, घर को हिलाता है, जिस वजह से जो है बड़ा-बड़ा इमारत गिर जाता है। तो अगर आप टेबल के नीचे या फिर बेड है तो काफ़ी अच्छा है, उसके नीचे चले जाओ, ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट में फॉल ऑन यू। तो ऐसा हम लोगों को करना है, ठीक है? अगर कोई बड़ा या हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि आपके ऊपर गिर सकता है, उससे तो दूर ही रहना है, ठीक है? वो आप लोग कैसे कर सकते हो, अगर आप लोग कोई भारी चीज़ के नीचे चले जाओ, अगर वो लोहा का है तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप। तो आप लोग को करना क्या होता है, अगर आप बेड पे हो तो आपको उठना नहीं होता है, ठीक है? कुशन है तो अगर कुशन है या तकिया है तो उससे अपना माथा झाँप लो और बचे रहो, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है टोटल 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों को मिला के जो है टोटल 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाई डू पॉटर्स कीप अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। अपने माथे के ऊपर वो एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ लेके घूमते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जब वो हैवी लोड कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय ऐसा वो क्यों करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर वी नॉट क्रश्ड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आखिर हम लोग क्यों नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर क्रश हो जाते हैं, कुचला जाते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, तो ये एटमॉस्फेयर है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो आखिर क्यों नहीं हम लोग इस प्रेशर के अंदर क्रश हो जाते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आखिर क्यों पॉटर्स जो है अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ लेके घूमते हैं जब वो हैवी लोड कैरी कर रहे होते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे पहला का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप पॉटर्स कैरिंग हैवी लोड
places a round piece of cloth on his head because it reduces the pressure on his head as the area of contact increases। तो आखिर ये करता क्यों है? सिंपल ये प्रेशर का कहानी है, क्योंकि अगर वो देखो एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अपने सर के ऊपर बना लेता है, तो उसका सर इतना छोटा सा था, उसका राउंड पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो मीन्स कपड़ा जो इतना बड़ा है, तो क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया इतना, जिस वजह से जो है लोड जो होगा वो प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से उसको कम वो भारी लगता है। सिंपल सा इसका लॉजिकल आंसर है। अगर आप लोग सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, दोनों जो होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द एटमॉस्फेयर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि आखिर क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हम लोग क्रश क्यों नहीं हो जाते। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर तो आंसर क्या है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर इनसाइड द बॉडी एंड थस वी आर नॉट क्रश। तो आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, हम लोग के बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है, फ्लूइड्स का प्रेशर होता है, राइट। तो वो जो होता है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, जिस वजह से हमको ओवरऑल प्रेशर जो होता है वो फील नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में बैलेंस कर जाते हैं, कैंसिल आउट होकर। ठीक है, इस वजह से द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस बाय द प्रेशर इनसाइड द बॉडी एंड थस वी आर नॉट क्रश्ड। तो ये हो जाएगा 12 नंबर का ये भी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 क्या बोले यहाँ पर? क्वेश्चन 13 बोले डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन वाटर। मीन्स हमको एक ऐसा एक्टिविटी को शो करना है जहाँ पर हमको ये दिखाना है कि वाटर के अंदर मीन्स पानी के अंदर भी है साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आवाज़ जो है वो पानी के अंदर ट्रैवल करता है, और यहाँ तक कि हम लोग का जो नॉर्मल एयर होता है उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हमको एक एक्टिविटी को शो कराना है जहाँ पर हमको ये दिखाना है पानी के अंदर भी साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा यहाँ पर इसका आंसर। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इतना सा कुछ नहीं लिखना है, एम, मटेरियल, ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूसर्स, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड प्रिकॉशंस। सिंपली आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी को दिखा देना है। अगर उसका डायग्राम बना पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ यहाँ पर हम लोग को करना है कैसे एक्टिविटी में। सिंपली आपको सबसे पहले एक की चेन लेना है जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 कीज हो। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना हेड को ले जाना है। सबसे पहले आपकी चेन को वाटर के अंदर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं एक बकेट है, बकेट के अंदर वाटर है काफ़ी सारा, एंड इसके अंदर आपको की चेन को ले जाना है अपने हाथ से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको अपना हेड को वाटर लेवल के जस्ट ऊपर रखना है। ठीक है, हेड मीन्स ईयर को आपने वाटर लेवल के जस्ट ऊपर रखिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद की चेन जो कि अंदर है पानी के, उस समय उसको रिंग कीजिएगा, मीन्स घुमाइएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनकी पर आपस में टकराएंगे जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कि जब आपस में टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड वही साउंड आप लोग सुन पाओगे। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, एंड वाटर के अंदर जो होता है एयर से ज़्यादा फास्टर स्पीड से भी ट्रैवल होता है। ठीक है, तो ये भी हमको पता चल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक की चेन को लेना है अपने हाथ में, पानी के अंदर उसको ले जाना है। यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, एंड उसके बाद जो है आपको उसको अंदर ले जाके ऐसे घुमाना है, बजाना है। ठीक है, जिस वजह से कि आपस में टकराएंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड वो साउंड आप लोग सुन पाओगे। बस आपको कान को पानी के अंदर नहीं घुसाना है। ठीक है, इतना यही प्रिकॉशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जब आप लोग उसको चेक कर रहे होगे तो अपना ध्यान रखना कि पानी कान को जो है पानी के अंदर नहीं घुसा देना है, जस्ट उसके ऊपर रखना है। ठीक है, वाटर लेवल के जस्ट ऊपर रखना है ताकि आप लोग सुन पाओ। ठीक है, तो इससे जो है होगा हम लोग का एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। इसको आप लोग छोटा में ब्रीफ करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोले, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोले, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये टोटल 4 मार्क्स का है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, इफ अ मेटल क्लिप इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पर आप लोग उसका पिक्चर देख पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है इफ द मेटल क्लिप्स, अगर मेटल क्लिप्स को यूज़ किया जा रहा है एक इलेक्ट्रोस्कोप में, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय एन एवोनाइट रॉड एंड अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन contact with it, will there be any effect on the aluminum strips? Explain. सो सिंपली क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को एक इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ कर रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, एक यूज़ किया जाता है मेटल क्लिप का यूज़ किया जाता है जो कि कंडक्ट कर सकता है चार्ज को, एंड इसके नीचे दो इस टाइप के जो होता है एल्युमिनियम स्ट्रिप्स जो रहते हैं। ठीक है, जो कि अगर चार्ज बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ से चार्ज जाता है, और जिस वजह से ये दोनों जो है आपस में रेपल करते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्ज आता है तो दोनों आपस में सट जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है इलेक्ट्रोस्कोप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको एक इवोनॉइड रॉड से रिप्लेस कर दिया गया। मीन्स ये जो आपका रॉड है जो मेटल का बना था, इसको एक इवोनॉइड रॉड से यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लेस कर दिया गया है। एंड इसके बाद पूछ रहा है क्या अगर हम उसके बाद अगर एक चार्ज बॉडी इस पे कॉन्टैक्ट पे लाएंगे तो क्या एल्युमिनियम स्ट्रिप जो है क्या वो रेपल करेगा या उसके ऊपर कोई भी एक इफेक्ट आएगा, वही बोला है, एक्सप्लेन करने बोला है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है बी नंबर यहाँ पर क्या है, वाई इज अ लाइटनिंग कंडक्टर, सॉरी व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। तो ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा घर के ऊपर जनरली सबका रहता है। ठीक है, नहीं रहता है तो लगाना चाहिए टाइप का। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, बिजली अगर आपका घर पे गिरता है तो उसको जो है नीचे ज़मीन के अंदर घुसा देता है। ठीक है, जो भी है इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सबसे पहला पूछा है कि क्या होगा इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा को हम लोग को जो व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 14 नंबर का एक आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है द एल्युमिनियम स्ट्रिप विल नॉट शो एनी रिपल्सन
रिपल्सन मीन्स जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया था कि 2 एल्युमिनियम शीट्स जो होते हैं एक सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों का मेटल स्ट्रिप से लटकाया हुआ रहता है। तो उसमें जो है कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा, ठीक है, नहीं अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए सिंपली हम लोग को वहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स बना था, ठीक है, उसके जगह हम लोग उसको रिप्लेस करके क्या लिया है, एक इबोनॉइट रॉड लिया है। तो इसमें फ़र्क आ गया, ठीक है, जिस वजह से रिपल्सन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द चार्ज बॉडी विल नॉट ट्रांसफर एनी चार्ज टू द इबोनॉइट रॉड एज इबोनॉइट रॉड इज एन इंसुलेटर। क्योंकि यहाँ पर एक इबोनॉइट रॉड आ गया जो कि एक इंसुलेटर होता है, जो कि चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी नो चार्ज ऑन द एल्युमिनियम स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर कोई चार्ज पहुँचेगा ही नहीं एल्युमिनियम स्ट्रिप्स के पास, जिस वजह से जो है यहाँ पर कोई रिपल्सन शो ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बोला, अगर मेटल स्ट्रिप को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं एल्युमिनियम स्ट्रिप से, सॉरी इबोनॉइट रॉड से, तो फ़र्क यही आएगा कि कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो एल्युमिनियम स्ट्रिप तक नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से कोई भी रिपल्सन शो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरा का आंसर क्या है, हम लोग को बोला था कि एक लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, द कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल शार्प मेटल स्पाइक कनेक्टेड टू अ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जिसमें स्पाइक्स के ऐसा कुछ एक मेटल होगा, उसके ऊपर स्पाइक्स बना होगा, जो कि कनेक्टेड रहता है एक थिक कॉपर स्ट्रिप के साथ, जो कि हम लोग का कंडक्टर है। द अदर एंड ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स इज फिक्स्ड टू अ मेटल प्लेट ब्यूरिड इनसाइड द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसको मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ नीचे फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छा से समझ पाओ। द प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। इस प्रोसेस को जो होता है अर्थिंग कहा जाता है। द कंडक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो होता क्या, नीचे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये हम लोग का मेटल स्पाइक्स है, ये यहाँ पर देखो, और ये जो है कॉपर स्ट्रिप्स से द्वारा नीचे इसको ले गया है, ये हम लोग का सॉइल आ जाता है, और ये मिट्टी के अंदर इसको दफना दिया गया। ब्यूरिड में हमने पढ़ा था ना, ये मेटल प्लेट में इसको नीचे दफना दिया जाता है, जिस वजह से अगर लाइटनिंग होता है तो होता है कि चार्ज बॉडी यहाँ अट्रैक्ट होता है काफ़ी सारे स्पाइक से, और कंडक्टर होते हुए, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर होता है, वो धरती के नीचे चला जाता है, जिस वजह से ये जो टॉल बिल्डिंग है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का कंडक्टर कर लेते हैं। ये स्पाइक्स और स्ट्रिप्स जो होता है, ये जो भी चार्ज होता है उसको मेटल प्लेट जो होता है, वो यहाँ देख सकते हैं मेटल प्लेट, एक प्लेट है जिसके नीचे जो है वो नीचे आ गया चार्ज, जितना भी चार्ज था वो मेटल प्लेट के द्वारा, मीन्स ये जो कॉपर स्ट्रिप है इसके द्वारा मेटल प्लेट में आ जाता है, जो कि ग्राउंड में है, और जिस वजह से जितना भी चार्ज होता है वो ग्राउंड में आ जाता है, जिस वजह से जो टॉल बिल्डिंग इसको कोई भी नुकसान नहीं होता। ये ड्राइंग बना सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेवल डायग्राम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम लोग को होल प्रोसेस बताना है विथ डायग्राम के साथ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं 15 का। यहाँ पर देखो क्या बोला है, द मेटल टू बी यूज्ड फॉर कोटिंग इज चूजन एज एनोड। मीन्स जिस मेटल का हम लोग को कोटिंग करवाना है उसको हम लोग एनोड टर्मिनल पे चूज कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एनोड टर्मिनल का होता है हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड यहाँ पर जो है जिस मेटल, मान लो हम लोग को सपोज कॉपर मेटल का कोटिंग कराना है, तो उसको हम लोग क्या है एनोड पे चूज कर लेंगे। एंड ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज चूजन एज द कैथोड, ठीक है। एंड जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है उसको हम लोग कैथोड टर्मिनल के ऊपर चूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहला स्टेप, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्ट ऑफ द एनोड मेटल विच गेट रेसोलेटेड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। तो यहाँ पर अब क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन जो हम लोगों का लिक्विड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है, वो हम लोग को वही चीज़ का यूज करना है जिस चीज़ का हम लोग को एनोड लिए। जिस तरह अगर हम लोग एनोड कॉपर का लिए हैं तो हम लोग को कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ करना, और किसी का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो आगे हम लोग को देखो क्या यहाँ पर बोला है, थोड़ा सा नीचे करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, द cations are converted into atoms at the cathode and forms a layer on it which we कॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी प्रोसेस को जो है हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नीचे आप लोग डायग्राम देख लो तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो हम लोग का डायग्राम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्प्योर मैटर जिसका हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है, उसको आपको कहाँ पर लेना है, कहाँ पर लेना है, एनोड पे लेना है, जो कि हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी। और जिसके ऊपर हम लोग को कराना है उसको हम लोग को कैथोड पे लेना है, ठीक है। यहाँ पर जिस एक चाबी है इसको हम लोग को कराना है तो इसको हम लोग कैथोड पे लिए, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है और इससे कराना है, ठीक है। और इस सोल्यूशन किसका होगा, कॉपर कहते हो, कॉपर सल्फेट का यहाँ पर आपको सोल्यूशन लेना होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला व्हाट इज एड्स। एड्स क्या होते हैं, नेम इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें हमको 2 क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एड्स, उसके बाद बोला यहाँ पर नेम इट्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसके बाद बोला लिस्ट 2 वेज ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स एड कैसे हो सकता है, एड्स कैसे हो सकता है, उसको हमको 2 वेज बताना है, ठीक है, जिससे वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रहा हम लोग का 16 का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम्स, AIDS, ठीक है, इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन विच डैमेज द बॉडी इम्यून सिस्टम ड्यू टू विच इट्स एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन गेट अफेक्टेड। एड्स जो होता है काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है,
इससे इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस वजह से हम लोग इन्फेक्शन से जो होता है फाइट नहीं कर पाते। तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है। सो एड्स इज काउज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV की वजह से होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 वेज ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग को बताना है। तो वो देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का 2 वे। सो ये 2 वे से यहाँ पर क्या है, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी टू द चाइल्ड। तो ये 2 वे है एड्स का ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो भी एंड हो जाता है। होप सो कि आपको वीडियो एंड अच्छा लगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो का लाइक है 50 लाइक से, तो उसको भी जरूर से यार पूरा कर देना, काफ़ी ज़्यादा छोटा लाइक है में, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, देखते रहना हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।